हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और उसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेकर 1990 के बीच का जो टाइम पीरियड है हम उसको देख रहे थे। और उसी टाइम पीरियड में बच्चों हम जो उसके अन्य फैक्टर हैं, हम क्षेत्र हैं, उन लोगों को आपको देख रहे थे। और हम जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था हमने उसमें एग्रीकल्चर को देखा और साथ में हमने हरित क्रांति को भी पढ़ा और उसमें जो आपकी सब्सिडी थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा बच्चों। साथ में हमने ये भी देखा कि जो किस प्रकार जो हमारी भारतीय कृषि थी उसका एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज था और वर्तमान समय में कितना रह गया है या 1990 के बीच कितना रहा। और जितने भी प्रयास किए गए, जो प्रयास एक सार्थक रूप में हमें नजर आने चाहिए थे, वो कृषि में नहीं है। क्योंकि जब 1950 में हमने देखा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, तो और उसका उतना ही परसेंटेज हमने 1990 के दशक में देखा, तो बहुत मामूली सा ही अंतर आपको हमें नजर आया। यानी कि 1950 से लेकर 1990 के बीच जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में लगे लोग थे, यानी कि जो हमारे कृषि में लगे लोग थे बच्चों, उनमें एक खास परिवर्तन नहीं आया। यानी कि दूसरे सेक्टर में वो लोग नहीं जा पाए। जैसे हमने उसमें देखा था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर था, क्लियर हो गया, जो हमारा सेवा क्षेत्र था और हमारा विनिर्माण जो आपका क्षेत्र था, उनमें लोगों की भागीदारी कम रही। यानी कि कहीं ना कहीं वो सेक्टर ऐसा थे दो जो अपने लोगों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए और लोग एग्रीकल्चर से ही जुड़कर रह गए। एग्रीकल्चर जुड़े तो जुड़े, लेकिन एग्रीकल्चर का समय के साथ जीडीपी में जो योगदान था, जिस प्रकार जीडीपी में अपना योगदान कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र, वो हल्के हल्के आपका कम हो गया। सर्विस सेक्टर और विनिर्माण का जो आपका क्षेत्र था वो आपका बढ़ने लग गया। और इसके बढ़ने से जो जिस प्रकार के हमें बदलाव की उम्मीद थी कृषि से, वो आपके बदलाव नजर नहीं आया। यानी कृषि कहीं ना कहीं पिछड़ गई। चाहे हमने हरित क्रांति देखी हो, हमने आत्मनिर्भर की आपकी चीजें हैं, ये समृद्धि किस प्रकार हो, हमें किस प्रकार समानता लानी है, हम अपने चैप्टर में बच्चों ये लोग आपका पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं, जो हमारा पिछले चैप्टर में जहां तक छूट गया था वहां से आज कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग बच्चे अपने बहुत मन से और पूरी इच्छा शक्ति के साथ इस चैप्टर को पढ़िए। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हम लोग एग्रीकल्चर का क्षेत्र आपको देख रहे थे बच्चों। मैं आपको इतना बता चुका था, क्लियर है। और ये हम लोग मैंने जैसे कि आपको कंपैरिजन भी दिखाया था कि जो 1950 में 67.50% थी, वो 1990 से घटकर 64.90% हो गई। यानी कि कोई खास बड़ा बदलाव हमें नजर नहीं आया। क्लियर हो गया। क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी उत्पादकता वृद्धि तो न्यूनतम श्रम की प्रयोग पर द्वारा संभव थी। यानी कि जितनी वृद्धि हुई वो वृद्धि तो बहुत कम लेबर कर भी हमको प्राप्त कर सकते थे। क्लियर हो गया। फिर भी इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? कि ये कह रहा है कि जितना बदलाव हमें नजर आया और इतने बड़े जो बदलाव नजर आया था, इस बदलाव में बहुत सारी जनसंख्या लगी थी। कह रहा इतनी जनसंख्या लगाने की क्या आवश्यकता थी? ये बदलाव तो बहुत कम लोगों के साथ ही हम लोग इसका ये रिजल्ट हम लोग ला सकते थे। इसका उत्तर यह है कि क्या है, इसको तो देखते हैं बच्चों। यह है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर है और आपका जो उद्योग क्षेत्र है, यानी कि जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर जो आपकी सर्विस करते हैं, वो लोग किनको नहीं खपा पाए? एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते थे उनको नहीं खपा पाए। क्लियर हो गया। अनेक अर्थशास्त्रियों ने 1950 1990 के दौर में अपनाए गए नीतियों की विफलता मानते हैं। कह रहे कि आखिर में जो 1950 से 1990 के बीच जो हमने नीतियां अपनाई हैं, वो नीति अपनाने से जो आपके बदलाव नजर आने चाहिए थे वो बदलाव नजर नहीं आए। क्योंकि बच्चों, अगर हम बदलाव की बात करें तो मैं आपको दोबारा वो पॉइंट दिखा देना चाहता हूं कि हम कितनी क्या प्रतिशत था और 1990 में क्या रहा। यानी कि 67.50 और 64.90, मतलब इतना बदलाव जो आना चाहिए था वो व्यापक नहीं दिखाई दिया। और इसके पीछे क्या नजर आया? जो हमारे अर्थशास्त्री बोलते हैं कि जो नीतियां अपनाई गई थी वो नीतियां क्या थी? विफल रही उनको सक्सेस करने के लिए। तो हम ये एग्रीकल्चर अपना क्षेत्र देख चुके थे बच्चों। अब इससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, आपका 2.4 पढ़ रहे हैं, उद्योग और व्यापार।
क्या कि जो हमारे इंडस्ट्रियल है और जो हमारा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका क्या स्थिति रही हमारी 1950 से लेके 1990 के बीच का जो टाइम है, इसमें क्या स्थिति थी। अनेक अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। ये कह रहा है कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बच्चों, उन्होंने क्या पाया है कि जो आपके निर्धन राष्ट्र यानी कि जो आपके गरीब देश होते हैं, वो तब प्रगति यानी कि तब डेवलपमेंट करते हैं जब उनके अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, उनके अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कह रहे जो उद्योग क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। और बच्चों किसकी अपेक्षा में, कृषि की अपेक्षा में क्या होते हैं, अधिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इनमें से आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन आपका बढ़ता है। इनसे क्या होता है, आधुनिकीकरण बढ़ता है, और समग्र क्या होती है, समृद्धि बढ़ती है, यानी कि आदमी क्या होती है, ग्रोथ भी बढ़ती है। यानी कि न्यू, आप ऐसे मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी का भी विकास होता है, और साथ में देश के ग्रोथ जीडीपी में और पर व्यक्ति में भी क्या, जो पर कैपिटल इनकम है उसमें कैसी होती है, समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। बच्चों जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पर क्या क्या किया गया, उद्योग क्षेत्र पर विकास के लिए क्या दिया गया, बल दिया गया। और हम लोग बच्चों पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग आपका पढ़ चुके हैं कि एक हमारे जो अर्थशास्त्री थे महान लोविस, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के शिल्पीकार हैं, उन्होंने योजनाओं को बनाया। और हमने ये भी देखा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी भारी उद्योगों पर क्या थी, आधारित थी। क्लियर हो गया। अब इससे आगे अपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। बिल्कुल पढ़ा है हमने पहले चैप्टर में कि जब आजाद कैसे थे, बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि के थे। अगर आपको पहले चैप्टर का ध्यान हो तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा क्षेत्र था आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला, कि जहां आपके कॉटन इंडस्ट्री थी, जबकि वेस्ट बंगाल में आपकी पटसन इंडस्ट्री थी। आपको याद होना चाहिए। आदि तक सीमित थे, और क्या थे, वहां तक कैसे थे, आपके सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात, कह रहा है कि हाँ बच्चों, जमशेदपुर और कोलकाता, टाटा याद आई बच्चों आपको टिस्को, उसकी बात कर रहा है। क्लियर हो गया हमें क्या क्या था, लोहा और इस्पात। क्लियर हो गया, ये दो चीज थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि सुप्रबंधित फर्में थी, यानी कि कैसी थी आपकी, एक इनका पूरा मैनेजमेंट की ऐसी फर्म थी या फिर ऐसी यूनिट थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था, ये कह रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था जो है अगर उसमें डेवलपमेंट चाहिए था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिनमें विविध प्रकार के उद्योग हों। यानी कि कुल मिला के बात कर रहा है बच्चों, अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था में विकास करना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो हमें ऐसे उद्योग लगाने पड़ेंगे अलग अलग प्रकार के, जिससे क्या हो, हमें समृद्धि मिले, ग्रोथ मिले, हमें रोजगार मिले। क्लियर हो गया। हमें ऐसे उद्योगों को क्या करना है, लगाना है। उसमें देखते हैं आगे। अब देखिए, ये तो बात करी गई हमें किस प्रकार के उद्योग लगाना। अब आगे देखते हैं भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब देखिए दो यूनिट आई बच्चों, एक है सार्वजनिक, जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है जिनको हम लोग आपका पीएसयू बोलते हैं, और एक होता है आपका निजी क्षेत्र, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां होती हैं। देखिए एक होती है, आप देखिए सार्वजनिक और निजी को आप बहुत आराम समझिए। सार्वजनिक का मतलब सरकारी, आम भाषा में कहूं तो, और निजी का मतलब प्राइवेट, यानी कि जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो। जैसे निजी कंपनी कोई मेरी भी एक कंपनी हो सकती है, कोई भी, चाहे मैं उसमें आपका कुर्सी बना रहा हूँ या फिर लोहे से संबंधित या कोई अन्य चीज बना रहा हूँ, चाहे मान लीजिए कि मैं आपका टीवी वही बना रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए कि जो आपके टीन बनती है मैं उसको बना रहा हूँ, वो निजी कंपनी है। सार्वजनिक का मतलब है जिसमें सरकार का स्वामित्व हो, जिसमें क्या बना रही हो आपका सरकार, उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो हम दो यूनिट में इसमें देखेंगे, एक निजी और आपका दूसरा क्या, सार्वजनिक। तो भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, देखिए हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए
ये कह रहा है कि जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा समस्या क्या खड़ी हुई थी देश के बाद में, कि जो हमारे क्षेत्र हैं और जो औद्योगिक विकास होगा, उस विकास में आपको निजी क्षेत्र का योगदान होना चाहिए कि आपके सरकारी क्षेत्र का। अब हम अगर औद्योगिक चीज को अगर हम आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस औद्योगिक क्षेत्र में आपकी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि जो आपकी सरकार है, उसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र आपके डेवलप किए जाएं, या फिर जो आपके प्राइवेट लोग हैं उनके माध्यम से डेवलप किया जाए। अब ये देखना था हमें। क्लियर हो गया? तो ये कैसी थी, ये हमारे सामने समस्या थी। क्लियर हो गया? अब इनकी भूमिका के ऊपर भी हमें बात करनी थी बच्चों। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में उद्योगपति के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। यानी कि अगर आप देखेंगे जो भी हमारे देश में उद्योगपति थे बच्चों, क्लियर हो गए, जो भारत के उद्योगपति थे, उनके पास क्या थी, हमारी अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए क्या नहीं था। देखिए, विकास करेंगे और विकास क्या होगा, कैसे, हमें नए उद्योग लगाने पड़ेंगे, और नए उद्योग लगाने तो क्या होगा, पैसा निवेश होगा। उन पर क्या नहीं था निवेश करने के लिए, अपेक्षित पूंजी नहीं थी, यानी कि जितने पैसे की आवश्यकता थी वो उतने पैसे या इतनी पूंजी नहीं थी। अब पूंजी नहीं थी तो बच्चों उद्योग नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था। कह रहा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे पास इतना बड़ा बाजार भी नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब इतना बड़ा जो बच्चों बाजार था वो क्या नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, जिसमें उद्योगपति को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। कह रहे ऐसा भी नहीं था कि इतना, कि जब हमारा देश आजाद हो गया और बहुत बड़ा बाजार है उसमें कि अगर कोई चीज तुम्हें करनी है तुम्हें उसको प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, आज तो गवर्नमेंट करती है ना, अगर आप कोई यूनिट लगा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो सरकार हमारी उस चीज को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रोत्साहन देती है। जैसे आप कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं, एमएसएमई उद्योग आप बनाना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि मैं अपने गांव के अंदर कुछ उत्पादन करूं, जैसे कि जो हमारा मंडवा होता है मैं उसके बिस्किट बनाऊं, उसके बिस्किट बनाने के लिए मेरे को 1 लाख की मशीन लानी है और मेरे पास केवल 50,000 रुपए हैं, तो आपको सरकार 50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करा देगी। तो आपको क्या मिला, ऐसा प्रोत्साहन मिला। लेकिन क्या नहीं था, पहले ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं था बच्चों। यद्यपि उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, किन्हीं कारणों से राज्यों को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ती थी। यानी कि अगर ऐसा था भी, मानो कहीं पैसा भी लग गया, दे भी दिया, तो उसके जो आपका राज्य है ना बच्चों, उसके जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन करने के लिए व्यापक भूमिका निभानी पड़ती थी, यानी कि निभाना पड़ता था। क्लियर हो गया? तभी कुछ हो सकता था बच्चों, उससे पहले आपका नहीं हो सकता था। क्लियर हो गया? इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पंथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योग का नियंत्रण करेगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं आई, कौन सी आई बच्चों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में कैसे लगाएगी, बड़े व भारी उद्योग का नियंत्रण करेगी। यानी कि कुल मिलाकर हम किस पर चल रहे थे, आपकी समाजवाद की थ्योरी पर। और हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो आपकी समाजवाद की थ्योरी है वो हमने कहां से ली थी बच्चों, बताओ? वो हमने रूस से ली थी, आपको याद आना चाहिए। और रूस में जो समाजवाद व्यवस्था थी उसके अंदर सारी चीजें किसकी थी, सरकार की थी, यानी कि निजी स्वामित्व नहीं था। अब हमारी अर्थव्यवस्था में अब हमें क्या करना है, हमें विकास करना है। और कैसा विकास करना है, बड़े उद्योगों का, भारी उद्योगों का, हैवी इंडस्ट्री का। मतलब बड़े तो आपको समझ आएगा बच्चों कि चलो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। अब भारी कैसे, भारी का मतलब है आपका लोहा, टीन, मतलब ऐसी चीजें बनाने के लिए हम लोग भारी उद्योग लगाते हैं। क्लियर हो गया? उस पर ध्यान देगी। और समाजवाद अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवाद का मतलब हो गया ये सब चीजें सरकार ही मैनेज करेगी, यानी सार्वजनिक होगी, प्राइवेट क्षेत्र में बड़े भारी उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात नहीं हो रही है। क्लियर हो गया? आगे देखिए आप लोग। इसका अर्थ यह था कि राज्य उन उद्योग पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। किसके लिए बच्चों? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या थे, आपके महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों
की अनुपूरक होंगी। यानी कि जो आपकी निजी क्षेत्र की जो आपकी नीतियां बनेंगी, जो आपकी निजी क्षेत्र की जो पॉलिसियां होंगी, वो कैसी होंगी? सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों को अनुपूरक करेंगी। एक दूसरे को क्या करेंगी? आपस में देखिए, पूरक और अनुपूरक, एक होता है पूरक जहां पूरा मिल जाए, अनुपूरक मतलब एक दूसरे को अलग तो रहेंगी। क्लियर हो गया? और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणीय भूमिका निभाएगा। यानी कि अल्टीमेटली समाजवाद यही होगा कि जो पहली वैल्यू प्रेफरेंस दी जाएगी वो किसे मिलेगी? सार्वजनिक क्षेत्र को मिलेगी। यानी कि निजी क्षेत्र को थोड़ा कम वैल्यू दी जाएगी इससे। तो कुल मिलाकर हम भारी उद्योग जो बना रहे हैं, देखिए प्रश्न बन सकता है कि भारी उद्योगों को हमने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया? तो हमारा आंसर होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान समाजवाद के पथ पर अग्रसर होते हुए हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के लिए हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े तथा भारी उद्योग को अपनाने की बात की गई। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो हम इसकी ओर कहां बढ़ रहे थे? इसकी ओर बढ़ रहे थे। तो इतना तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा अब तक, जितना भी हमने पढ़ा है कि जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र विकास में सार्वजनिक और है चीजें हैं, तो सार्वजनिक क्या होती हैं और निजी क्या होती हैं, ये आपको समझ आया होगा बच्चों। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह जो हमारी चीजें हैं, सरकार ही भारी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अगर हमें सार्वजनिक चीजों बढ़ानी है और हमें भारी उद्योग लगाने हैं, तो हमारे पास नीति तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नीति होनी चाहिए, आपका पॉलिसी होनी चाहिए। अब पॉलिसी होगी तो कुछ नीति भी बनेगी, और नीति क्या होगी? जिसके अनुसार उद्योग का क्या होगा? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अब हमें वो नीति भी आपकी देखनी है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब सरकार समाजवाद की थ्योरी फॉलो कर रही है और उसकी जिम्मेदारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योग लगाए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो। उसी दिशा में एक नई औद्योगिक नीति का प्रस्ताव आता है। देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। औद्योगिक नीति प्रस्ताव कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल आपकी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई वो कौन सी थी? ध्यान देते हैं। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। कौन सी बच्चों? 1956। क्लियर हो गया? भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। यानी कि जो भारी उद्योग हैं उन पर नियंत्रण लगाने के लिए जो राज्य ने अपने लक्ष्य रखे हैं, जो अपने गोल रखे हैं, जो अचीवर रखे हैं, उसके लिए कौन सी नीति लाई गई बच्चों? 1956 को अंगीकार मतलब स्वीकार किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। और क्या बनाया गया? उसका सेकंड पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। देखिए, समाज के समाजवादी स्वरूप का प्रसार करने का प्रयास किया गया। इस प्रसार के अनुसार उद्योगों को तीन वर्गों में या भागों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि देखिए, अब हमें समाजवाद के अनुसार क्या करना है? कार्य करना है। तो उसके लिए जितने हमारे उद्योग, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। क्लियर हो गया? इन भागों को हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, प्रथम भाग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनादेश स्वामित्व होगा। यानी कि ऐसा हो गए उद्योग होंगे जिन पर केवल सरकार का क्या होगा? स्वामित्व होगा। पहले तो वो हो गए। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र साथ मिलकर प्रयास करेंगे। यानी कि एक क्षेत्र तो क्या हो गया? जिसमें केवल सरकार का होल्ड होगा, और दूसरे में क्या होगा बच्चों? जिसमें आपके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि निजी और आपके प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं। परंतु इसमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती है। अगर मान लो कोई नई यूनिट लगानी है, आपका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं, उस काम करने में अगर कोई आपको नया उद्योग बनाना है या आपको कोई नई यूनिट लगानी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो बच्चों उसके लिए राज्य जिम्मेदार होगा, ना कि प्राइवेट क्षेत्र। अब देखिए, तीसरे वर्ग की बात करते हैं। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यानी कि हमने कुल प्रकार के, हमें बच्चों ध्यान दीजिए, तो हमें ऐसे 3 उद्योग मिले। एक
ऐसा वर्ग उद्योग मिला जिसमें केवल आपका सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि ऐसा उद्योग जिस पर केवल सरकार का स्वामित्व होगा। दूसरा ऐसा मिला जिसमें आपका निजी क्षेत्र का उद्योग होगा और तीसरा ऐसा मिलेगा जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमारे उद्योगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि सार्वजनिक, प्राइवेट और सार्वजनिक प्लस प्राइवेट। क्लियर हो गया? इन रूप में इसको बांटा गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो आप मुझे एक बार बताइए, क्या इतना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ भी आ रहा है? क्या आप अपनी बुक में ये चीजें अंडरलाइन करते हैं? देखिए बच्चों, मैं हर लेक्चर में तो नहीं बोल पाता हूं क्योंकि मैं काफी बार पहले लेक्चर अपना बोल चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा और आप लोग अंडरलाइन भी करते होंगे, क्योंकि जहां मैं अंडरलाइन करता हूं आपको जरूरी है कि आप उसको अंडरलाइन करें, आप वो की पॉइंट पढ़ें, किस लाइन में कौन सा की पॉइंट है। नहीं तो बच्चों मैं सिंपल ऐसे ही राम कथा पढ़ सकता हूँ, मुझे लाइन करने की क्या आवश्यकता है। मेरा यही मोटिव रहता है कि आपको चीजें समझ आए कि आखिर में कहाँ से की पॉइंट लिया जा रहा है। और जैसे समाजवाद का शब्द आया, मैंने आपको बताया कि रूस से लिया गया है, ताकि आपको जो सबसे पहला लेक्चर हुआ था, सेकंड और फर्स्ट लेक्चर, वो आपको पूरा रिवीजन हो जाए इस लेक्चर में। क्लियर हो गया? आपको समाजवाद नया अजीब सा ना लगे। तो मेरा कुल मिलाकर यही आपका मोटिव रहता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है, और इस लेक्चर में हमने यही देखा कि जो हमें भारी उद्योग आपका लगाना है, इन भारी उद्योग में किस प्रकार आपके लगेंगे बच्चों। जो आपके भारी उद्योग बच्चों हमें लगाने हैं, उस लगाने के लिए क्या योजना होंगी, क्या नीति होंगी, इसका सारा क्रियान्वयन सरकार करेगी, और उसके लिए हम लोग एक आपकी पॉलिसी भी लेके आए। क्लियर हो गया? और उस पॉलिसी के अनुसार, उस नीति के अनुसार जितने भी हमारे भारी उद्योग क्षेत्र हैं जो हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर चिन्हित किया गया है, हमने उनको 3 भाग में बांटा बच्चों। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सरकारी क्षेत्र। क्लियर हो गया? यानी कि ऐसा कम उद्योग जिन पर केवल सरकार का स्वामित्व होगा। दूसरा बताया आपको निजी क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पर केवल निजी व्यक्ति का ही क्या होगा, अधिकार होगा। और तीसरा मैंने बच्चों ऐसा बताया जिस पर निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर उद्योग को बढ़ावा देंगे। तो हमने इस पॉलिसी के अंदर अपने उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया, ताकि हम जो अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो हम लक्ष्य को लेकर चले हैं कि हमें भारी उद्योग और बड़े उद्योग का विकास करना है, ताकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका विकास हो और हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें, ताकि हमारा विकास हो। और कहीं ना कहीं बच्चों, हम पहले भी आपका देख चुके हैं चैप्टर में कि जब भी भारी उद्योग लगता है तो वो हमारी समृद्धि का एक कारक होता है, और साथ में हमारी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में उसका बढ़ावा मिलता है, और साथ में लोगों को रोजगार के बहुत अवसर, चांस मिलते हैं, ज़्यादा चांस बढ़ते हैं। और आपको जैसे मैंने पढ़ाया है कि कृषि से स्थायी रोजगार कहाँ मिलते हैं, उद्योग में मिलते हैं। क्योंकि कृषि कैसी है आपकी, जोखिमपूर्ण है। जैसे हम लोग अपने कल के लेक्चर में हमने देखा था, कृषि कैसी है, जोखिमपूर्ण है। कितनी समस्याएं हैं कि कहीं पर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं है, काश्तकारी सिस्टम अच्छा नहीं है, कहीं जमींदार उन्मूलन था उस समय, और आज भी देखिए इतनी अच्छी चीजें डेवलप नहीं हो पाई कि कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर आपका क्षेत्र है और आपका विनिर्माण क्षेत्र है, इनका योगदान कैसा है आपका जीडीपी में, बहुत ज्यादा है। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको चीजें बताई हैं कि सार्वजनिक निजी और निजी प्लस सार्वजनिक, या फिर जो औद्योगिक नीति क्या है, सरकारी और निजी उपक्रम कैसे होते हैं, कंपनियां क्या हैं, उपक्रम को ही हम, आप ऐसे मान लीजिए उद्योग ही बोलते हैं उपक्रम को भी, ये क्या है आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। आपका दिन शुभ हो बच्चों।